नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के। 26 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी 2019 वाले पेपर के। तो 27वें क्वेश्चन से आज आगे देखेंगे। ठीक है। चीजें वही है, सेम चीजें रिपीट ही हो रही है। वही एक प्रॉपर थीम के साथ यूपीएससी एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए वही वही क्वेश्चन डाल रही है, उसी तरह से क्वेश्चन डाल भी रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी पेपर को आप 8 से 10 बार करो, कम से कम करो। जब यहाँ पे करवाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ यार हो ही रहा है, सही तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा, मुझे आता है, मैं समझ गया। लेकिन अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सबसे इजी स्टेटमेंट भी आप गलत कर देते हो, और उसकी वजह यही है कि रिवीजन नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, बन जाएगी बात। अब 27वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्य माला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि जैसे 100 जब क्वेश्चन आ रहे हैं एक पेपर में, सारे आपसे नहीं बनेंगे। सारे से मेरा ये मतलब है कि कुछ 30-35 क्वेश्चन आप जब आराम से अपने नॉलेज के बेस पे कर लोगे, पीवाईक्यू वाले भी रिपीट हो जाएंगे, कुछ स्मार्टनेस भी होती है, आप कर लोगे। उसके बाद में 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आप रिस्क लोगे, एलिमिनेट करोगे, कोई दो ऑप्शन बचेगा उसमें तुक्केबाजी करोगे, तब जाकर के आपके उसमें कुछ क्वेश्चन सही होंगे। ठीक। तो ये 20-25 जो 15-20 जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जब ये आप 40 क्वेश्चन सही करोगे जब आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तब जाकर के ये 15 से 20 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है। बचे हुए जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप गलत भी करोगे, कोई 8 से 10, या फिर मैं ये कहूँ कि 5-7 क्वेश्चन जो आप छोड़ोगे ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ कुछ वैसा सही है। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है कि मेरे को सभी अटेम्प्ट ही करने हैं। आप कोशिश करो कि 95 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो। ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं तो उनको लाइक राउंड बना करके, और बाद में अगर बात बनती है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर छोड़ सकते हो आप उसको। अब इस वाले क्वेश्चन का सीन क्या है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं। ठीक है। तो जो अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व है वो दो स्टेट में फैला हुआ है, एक तो है केरला और दूसरा है तमिलनाडु। केरला में ये लगभग 1828 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, वहीं तमिलनाडु में 1672.36 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, मतलब मामला क्या है कि दो स्टेट का यहाँ पे फंसता है। तो पहला अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, इसमें नयारा, पेपारा, सिंदूरने वन्य प्राणी अभयारण्य और क्लाकड़ मुंदुथुराई बाघ रिजर्व जो है, क्या ये अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में है। ठीक है। दूसरा फिर क्या है कि मुद्दुमलाई सत्यमंगलम वायानाड वन्य प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये तो ये सारे केरला में ही है। साइलेंट वैली वगैरह, वायनाड वगैरह सब केरला में तो है। ठीक है। जबकि हमें तो तमिलनाडु वाला चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब ये क्योंकि मुझे बाद में पता लगा है, मैंने इस पे देखा है, सर्च किया कि गूगल पे जा करके, तब जा करके ये चीज इजी हुई ना। अब जैसे पेपीकोंडा है, पेपीकोंडा आंध्र प्रदेश में, जबकि हमें पता है कि केरला और तमिलनाडु के अंतर्गत है। पूछा है अगस्त्यमाला ये मंडल रिजर्व को, तो ये वाला स्टेटमेंट भी नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो नागार्जुन श्री सेलम है, अब ये पीवाई क्यू वेस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है। नागार्जुन श्री सेलम बाद में आ भी चुका है, पहले भी आ चुका है यूपीएससी में। तो ये आंध्र प्रदेश में है, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि लाइक मैं कितना एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है। और अगस्त्य माला जीव मंडल रिजर्व है, हमें इतना तो मालूम होगा ना कि ठीक है ये मामला कहीं ये वाला है कि यहाँ पे केरला हो गया इंडिया के नीचे साउथ में, और यहाँ पे तमिलनाडु हो गया। तो जहाँ इनका जो मिलने वाला क्षेत्र है वहां पे कहीं अगस्त्य माला जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है। तमिलनाडु तो बहुत ऊपर रह गया, वहां तो क्यों ही होगा, है ना। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो जहां पे जितने मैक्सिमम एलिमिनेट हो सकते उतने एलिमिनेट करो। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि सत्यमंगलम और वायनाड साथ में दे रखा है, तो ये जब केरला में वायनाड, अगर राहुल गांधी जी जहां से चुनाव लड़ते हैं, इतनी फेमस सीट है, तो हमें पता ही होता है कि ठीक है केरला है। तो कहीं ना कहीं जब ये और वगैरह लिखा है तो इसका मतलब साथ में जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके आसपास के ही होंगे या केरला के ही होंगे। और साइलेंट वैली दुनिया भर से हम जानती है साइलेंट वैली को, कि वो तो भाई नेशनल पार्क, ये साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, केरला में है। तो हमारा फिर जो बच गया ना स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप इसमें कुछ में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ गूगल करो कि चारों कहाँ कहाँ है। जब आप ये चारों गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा, आपसे एक्टिव लर्निंग भी हो जाएगी। और अभी 24 वाले पेपर में इनसे कोई क्वेश्चन निकल करके आता है, मान लीजिए कोडी ने गुंडला बरहेश्वरम और पेपीकोंडा दे दिया, इनके आगे इनके स्टेट के नाम दे दिए, तो फिर आप वहां पे गलत ना करो। पहले तो 19 का पेपर तो हो गया, पर भविष्य में गलत ना करो। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि समुद्री कछुए यानी समुद्री जो कछुए हैं उनकी कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। कह रहा है कि समुद्री कछुए, उनमें से उनकी जो कुछ जातियां हैं वो
मांस नहीं खाती है, शाक भक्षी होती है। इतने सारे समुद्र प्रजातियां होती है कछुओं की, इतने बड़े बड़े समुद्रों में, तो कुछ हो ही सकती है, कुछ वाली बात तो सही स्टेटमेंट होगा। मछलियों की कुछ जातियां बिल्कुल हो सकती है, हम आज तक कोई डीप ओशन में कभी गए नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी किस तरह की मछलियां रहती है। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब समुद्री स्तनपाइयों यानी कि जो समुद्री जो मैमल्स जो होते हैं, उनकी कुछ जातियां शाक पक्षी होती है, यानी जो सीधे बच्चे देते हैं, अंडे वंडे नहीं देते, जो समुद्री कुछ स्तनपाई जो होते हैं, उनमें से कुछ घास खाते हैं, खाते ही होंगे कुछ वाली बात है। और सांपों की कुछ जाति सजीव पर्जक होती है, सीधे बच्चे देते हैं सांप, तो देते ही होंगे, क्योंकि हमें दुनिया भर के सांपों के बारे में नहीं पता। हम आज भी तो कहते हैं ना कि देखिए इस वाले जीव की, जंतु की, या इस वाले पौधे की हमने कोई नस्ल और किस्म जो हमने खोजी है, खोज रहे हैं, खोजते ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है भाई। तो जहाँ पे कुछ की बात आ रही है तो संभावना छिपी होती है, और संभावना के साथ आपको हमेशा जाना है। ठीक है, इस तरह से इसमें डी सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन में यहाँ पे तो चलो नीले मीन पक्षी, नीले पैरों वाली जो सॉरी पंखों वाली जो महसीर के बारे में दिया गया है। आपको गोल्डन महासीर जो है वो एक मछली होती है, आपको याद ध्यान में रखना, क्योंकि यूपीएससी ने ये सवाल बाद में पूछा था। ठीक है, 2022 में रिपीट हुआ था महसीर वर्ड। ठीक है, तो नीले मीन पक्ष वाली जो महसीर है वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो कह रहा है कि चंबल नदी में, सॉरी कावेरी नदी में पाई जाती है। तो ठीक है, ये कावेरी नदी में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी खुद एक नदी है, इरावदी खुद एक, ये एक नदी है। तो भाई ये चंबल नदी में क्यों ही मिलेगी? इरावदी एक नदी है, और ये चंबल नदी में क्यों ही मिलेगी? अब आपका एक्टिव लर्निंग ये है, आपका होमवर्क ये है कि इरावदी नदी कहाँ स्थित है, क्या ये भारत में स्थित है या भारत के किसी पड़ोसी देश में स्थित है? ये आपका एक्टिव लर्निंग है, ये आपको करना है और तुरंत करना है। ठीक है, तो इरावदी तो खुद एक नदी है अपने आप में, तो चंबल नदी में ही मतलब ये वाली डॉल्फिन क्यों मिलेगी? फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, यानी चंबल नदी और इरावदी के बीच में जो डिस्टेंस है, फिजिकल जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ये यहाँ इरावदी जो डॉल्फिन है वो चंबल नदी में आ नहीं सकती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी पूछा है, तो आप आर्टिफिशियली एक बार ले भी आओ, प्राकृतिक रूप से तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है कि पहाड़ों में रहने वाला कोई भी भालू है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा भाई प्राकृतिक उसमें डेजर्ट में, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। और पहाड़ों में रहने वाले भालू को ठंडा मौसम चाहिए, तो वो प्राकृतिक रूप से वही आवाज, उसी आवाज के लिए बना हुआ है, ठंडे आवाज के लिए बना हुआ है। ठीक है, फिर अब जब आपका 2 नंबर गलत हो गया, तो दो इसमें भी नहीं है, दो इसमें भी नहीं है, दो इसमें नहीं है, इसमें इस तरह से आपका एक और तीन सही हो गया। ठीक है, और अब इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि जो मोरचाप, जो चित्तीदार बिल्ली जो है वो पूर्वी घाट में पाई जाती है, क्योंकि हम यहाँ ऑप्शन से हमें इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखो, सीन क्या है कि पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली जो माइक्रोबेट्स जो है उसके विषय में अधिक चिंता का विषय ये क्यों है? मतलब मतलब ये क्या हार्मफुल है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या इनसे? इसलिए क्या कोई टेंशन कोज कर रही है? ठीक है, किस चीज का कंसर्न है इनसे? ठीक है, तो पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं यानी माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? यानी कोई नेगेटिव चीज ही रही होगी इसलिए। अब देखिए सीन क्या है इसमें कि ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक माने जाते हैं। अब पहला स्टेटमेंट ही देखो, भिड़ते ही पहला क्वेश्चन देखो कि समुद्री परितंत्रों के लिए। अब समुद्री परितंत्र क्या है कि बहुत वाइड है, ये बहुत वाइड एरिया कवर कर रहा है, वाइड एरिया कवर कर रहा है, ये बहुत वाइड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक समुद्र होगा, तो समुद्र में वहां समुद्र की खुद की वनस्पति, जीव जंतुओं की इतने सारी नस्लें वहां पर होंगी, इतने सारे मतलब मिलियंस मिलियंस में, हमें तो नंबर भी नहीं पता। और कौन सा समुद्र ये भी नहीं बोला। तो इसीलिए क्या होगा कि जो माइक्रोबेट्स जो है वो अत्यधिक चिंता का विषय है। क्योंकि पर्यावरण में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा देखिए, वो कह रहा है कि समुद्री परितंत्र जो है, जो मेराइन इकोसिस्टम है, मेराइन इकोसिस्टम के लिए हानिकारक माना जाता है। और बात सही भी है, क्योंकि मेराइन इकोसिस्टम जो है वो बहुत वाइड एरिया कवर करता है। ठीक है, और मास लेवल पे जब इस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, तो भी इससे बात है कि हमें उस स्टेटमेंट के साथ ही जाना है, अगर ये ऐसा गिवन है। अब बच्चों में त्वचा का कैंसर, स्पेशली बच्चों की बात कर दी इन्होंने। ठीक है, तो स्पेसिफिक बना दिया इसको। फिर जितना नुकसान ये कर रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी तो इफेक्ट करेगा, जो समुद्र की जो प्रोडक्टिविटी है, सी मेराइन जो प्रोडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करेगा, मास लेवल पे करेगा, मछलियां मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी।
आप समुद्री जो खाना है उसको यूज नहीं कर पाओगे। ये बहुत स्पेसिफिक हो रहा है। ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है। ये मणिकाएं मणिकाएं माइक्रोबिट्स, अगर इसको अगर हम प्लास्टिक से लिंक करके अगर देखें, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम ये कहें कि हमें नहीं पता, पर माइक्रोबिट्स हमें मान लेते हैं कि कुछ सूक्ष्म मणिकाएं हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक से बनती होंगी, और शोषित वैसे ही नहीं हो पाएंगी। और ये फिर एक छोटे एरिया को कवर कर रहा है, बजाय ए की तुलना में, ए ऑप्शन की तुलना में इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। ये भी बहुत स्पेसिफिक फूड पार्टिकल हो गया कृषि को, और यहाँ पे पर्टिकुलर त्वचा कैंसर को बच्चों के साथ जोड़ करके, जबकि समुद्री परितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है, स्पेसिफिक नहीं लिखा कि इस तरह से हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, इसलिए हमें इसी के ऑप्शन के साथ जाना है। ओके, बहुत इजी स्टेटमेंट है, इतना उसमें सोचने वाला कुछ है नहीं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बुंटी के बारे में आप जानती हो, वो रेड पिंक और इस तरह से अलग अलग उससे कलर निकलते हैं, मतलब ठीक है, नॉर्मली घरों में वो अ, मिली जाती है। तो हिमालयी बिच्छू बुंटी जो है उसके महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया कि अब देखो हिमालयी बिच्छू बुंटी जो है उसके महत्व की बात की गई है, इसका मतलब ये कोई तगड़ी चीज है, कोई अच्छी चीज है। तो अब ऑप्शन देखो कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसके बारे में जागरूकता हो। ये उस समय हिंदू बिंदु में लगातार आर्टिकल में आ रहा था। इसको देखो, अंग्रेजी में बताता हूँ मैं कैसे करोगे इसको आप लोग। अब देखो, या तो आप बहुत स्पेसिफिक, आपको ये पता ही हो कि जो हिमालयन बिच्छू बुंटी जो है वो ये वाला काम करती करती है इन चारों में से कोई एक काम। ठीक है, जैसे एंटी मलेरियन ड्रग हो गया, बायोडीजल हो गया, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री है, या फिर टेक्सटाइल फाइबर है। ठीक है, इनमें से कोई ये काम करती करती होगी। अब देखिए, नहीं आ रहा तो देखिए, एक हल्का सा हिंट है और आप एक रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है। नेटल वर्ड लिखा गया यहाँ पे, नेटल। अगर मैं इसको तोड़ूं तो इसमें नेट वर्ड निकल रहा है। और हम कहते हैं ना नेट यानी जाली का कपड़ा, नेट जाली का कपड़ा, ऐसा कुछ हम कहते हैं ना, क्योंकि तोड़ने वाली बात है। अगर आपको इसमें बहुत स्पेसिफिक होना है, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा था कि बायो वगैरह वर्ड जहां भी आपको दिखे आप उसको सही लगा करके आओ, मैंने तो पहले ये कहा था, और मैं अभी उस बात पे जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप इसके साथ भी नहीं जा रहे हो और सी के साथ भी नहीं जा रहे हो, आप या तो फिर बायोडाइजर के साथ जा रहे हो। यहाँ पे नेटल पड़ा, तो नेटल में नेट वर्ड हो रहा है, और नेट का कपड़ा हम जानते हैं जैसे दाली वाला जो कपड़ा होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि टेक्सटाइल जो फाइबर है उसमें इसका यूज होता हो सकता है ये बायोडीजल की तरह यूज होता हो। ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक था। यूपीएससी ने थोड़ा सा एक टफ तरह का ये क्वेश्चन था। तो वस्त्र तंतु का जो संधारणीय स्रोत है, जो हिमालय बिच्छू बंटी जो है, इसका इसमें यूज किया जा रहा था उस समय, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 खेलने वाली बात है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर में था। अगर आपको न्यूज़पेपर में है तो आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। बट मैं तो ये कहूंगा कि आप जब जितना हो सके आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, रिस्क लो। ठीक है, चलिए आगे आओ फिर। ठीक है, ये वाला हो गया, तो अब आगे याद रखोगे हिमालय बिच्छू जो वस्त्र तंतु का एक संधारणीय स्रोत है। इनमें से किनका या किसका जो मापन या आकलन करने के लिए जो उपग्रह जो चित्र या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ठीक है, क्लोरोफिल वगैरह को जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मतलब किस जो आपका धान के खेतों से उसका मतलब उत्सर्जन हो रहा है उसके रेफरेंस में किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान, तो ठीक है, आप दूर संवेदी आंकड़ों की बात हो गई। तो सेटेलाइट इनको तो ठीक है माप ही सकता, तो सारे इसमें सही हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड ही बेस्ट क्वेश्चन है, तो सारे सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आओ। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्र की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर इनमें से कौन सा सही आरोही क्रम है। बढ़ता हुआ हमें क्रम बताना है, ये सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बताना, बढ़ता हुआ ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम एक चीज इसमें जानते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो बात, अब देखो इसमें ऑप्शन भी देखो आप, दो और तीन सबसे पहले आ रहे हैं, दो और तीन सबसे पहले आ रहे हैं, तीन और दो सबसे बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, और कौन सी चीज ध्यान में रखनी है कि इसका मतलब या तो दो पहले आएगा या तीन पहले आएगा। हम अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जब भी बात आएगी,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जब भी बात आएगी, और हमें इसमें कौन सा बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर बताना है, कि सबसे पहले जिसमें सबसे कम है उसको बताना है, और सबसे फिर जिसके सबसे ज्यादा है फिर उसको बताना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो कि या तो सबसे कम मध्य प्रदेश में होगा या सबसे कम महाराष्ट्र में होगा, किसकी तुलना में? इन चारों स्टेट ऑप्शन की तुलना में। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, मतलब बढ़िया कर रहा है ना। ओबियस ये बात है, इंडस्ट्रियल, हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी तो मुंबई है ही। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो तो ऑब्वियस ये बात है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, पेड़ अपने आप भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कटाई होती है भाई। पैसा वैसा, खूब पैसा छापने के लिए आदमी ये नहीं देखता है कि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, करता है वो। और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये हमेशा टॉप करते हैं, हमेशा आगे रहते हैं पेड़ों के मामले में, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे कम कौन कौन होगा? 3 नंबर होगा, यानी महाराष्ट्र बाद में आए, पहले आएगा सबसे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली मध्य प्रदेश आ जाएगा। अब सीन क्या है? सीन ये है कि जैसे अब हमारे पास बच गया उड़ीसा, और उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, ऐसे यहाँ पे उड़ीसा है भारत के, वो एक कोस्टल स्टेट है, समुद्र के पास है, हरा भरा होने की ज्यादा संभावना है, बजाय छत्तीसगढ़ के। नक्सलाइट एक्टिविटी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है छत्तीसगढ़ में। नक्सली एक्टिविटी के चलते भी तो बहुत सारे पेड़ वेड़ कटे हैं यार, क्योंकि वो लोग भी तो अपना फायदा वायदा देखते ही हैं, ठीक है। उस चक्कर में भी काफी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस तरह के भी आप जब आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट आ रहे हैं तो आप उनको भी यूज करोगे, ठीक है। कोई कोस्टल एरिया है, वहाँ पे पेड़ ओबियसली बहुत ज्यादा है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्रा वांध्रा, यहाँ पे कितना कितना ज्यादा, कितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हरियाली फेमस है ना, हरियाली के लिए। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जब हमको फाइंड आउट करना होगा किसमें कम है किसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास का ही स्टेट है, बिल्कुल पास में पड़ोसी स्टेट है। और सीन क्या है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इन्वायरमेंटली, मतलब प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक चीजों से भरपूर है, संसाधनों के यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। इसलिए इन दोनों में जब कोस्टल स्टेट की बात आएगी और छत्तीसगढ़ की जब भी बात आएगी, तो एक एक्सेप्शन के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में इन चारों स्टेटमेंट की तुलना में सबसे ज्यादा मात्रा में, और फिर प्रतिशतता के आधार पे पूछा इन्होंने, कुल एरिया के हिसाब से भी नहीं पूछा। एरिया की बात आएगी तो आप उड़ीसा मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रतिशतता की बात आएगी तो छोटा स्टेट है बजाय इनकी तुलना में, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होगा, उड़ीसा में उससे कम होगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे सी, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। 3, 2, 4 और 1। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि लाइक नक्सली एक्टिविटीज वगैरह हो रही है बट मिड इंडिया में स्थित है, इसलिए 1 नंबर या तो पहले या लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। दूसरे तीसरे में आपको फाइंड आउट करना है किस में ज्यादा हो सकते हैं किस में कम हो सकते हैं, ठीक है। उस बेस पे आप ये क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मेथिन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 1% भी अगर मेथेन यहाँ से निर्मुक्त हुई तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र स्थल के नीचे पाए जाते होंगे। अगर 1% भी मिला और कौन से समुद्र ये नहीं लिखा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जहां 1 और 2 है साथ में उसको साथ में रखो, ठीक है। तो या तो 1 और 2 सही होंगे या फिर सारे सही होंगे। वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है, होता ही होगा। उसमें वैसे CH4 होता है, ऑक्सीजन से हो सकता है रिएक्शन कर ले वो, या फिर CO2 से मतलब वायुमंडल के ऑक्सीजन या फिर CO2 से रिएक्शन कर रहा है, तो CH4 है प्लस CO2 है। रिएक्शन में कहीं ना कहीं संभावना बन ही रही है कि ये दोनों साथ में आ ही जाए, और हो सकता है इनसे संभावना बन कि कोई और किसी और तरह का एल्केन एल्केन या एल्केन बन जाए, ठीक है। तो इसमें जब संभावना छिपी होती है कहीं पे, तो आप संभावना के साथ हमेशा जाओ, क्योंकि संभावना हमेशा संभावना सकारात्मक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका, सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए अभी क्या है। 4 गैसों के नाम दिए गए हैं, और फसल जैव मात्रा के अवशेषों के कारण इनमें से कौन सी जो है वायुमंडल में निर्मुक्त होती है? 0.1 सेकंड के साथ आपको ये वाला क्वेश्चन करना है कि बिना देखे आप इसमें 4 लगा के आओ। क्योंकि भाई अगर किसी इन चारों में से एग्जामिनर कोई बैठा थोड़ी है वहां पर के मीटर लेकर के कि देखो ये वाली गैस इतनी निकली, ये वाली गैस, कोई भी थोड़ी सी भी निकल गई,
कहीं भी निकले तो स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएगा। CO2 CO निकलती है, CH4 भी निकलती है, O3 है, और H2S तो निकलेगी क्योंकि वैसे ही अम्लीय होती है। O3 वाला मामला थोड़ा सा हो सकता है, पर जहाँ पे 1 3 और 4 साथ में वो सारे लगा के आओ। कोई भी कहीं भी थोड़ी सी भी मात्रा में अगर कोई भी गैस निकली तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो ज्यादा सोचना नहीं है, वही जनरल स्टेटमेंट वाली बात है। पढ़ो देखो आगे बढ़ो, पढ़ो देखो आगे बढ़ो, बहुत सिंपल सा आपको याद रखना है, ठीक है। फिर वही वाली बात कि यहाँ पे कितना वो दिया गया है स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। मैं फिर बार बार बोलता हूँ ना आपको कि क्या बोलता हूँ कि सारे स्टेटमेंट सही नहीं होंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया है, कोई वो दिक्कत नहीं है, बट ये मान करके चलो कि भाई सारे सही नहीं होंगे, ठीक है। आप सब जानते हैं कि कैस्पियन सागर जो है उसका ट्रिक क्या होता है, तारीख। कुछ ट्रिक होती है, जैसे ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी के बाद में रेड सी हो गया, इसके बाद में आपका कैस्पियन सी हो गया, इसके बाद में आपका अराल सागर हो गया, ठीक है, वो मध्य सागर होगा। इनकी ट्रिक होती है। मैं बताऊंगा नहीं, बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि यूपीएससी विद्यार्थी टेलीग्राम पर मैंने सारी ट्रिक डाली हुई, सर्च करो सीधा, बताओ। बार बार वहां पे याद भी करवा चुका हूं, तो जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने से याद करो। जैसे ट्रिक होती है बर्गर टी, डेजी, ठीक है, यूके, तारीख, ये सारी अलग अलग ट्रिक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने खुद से, अपने अंतर मन से अंदर झांकते हुए बोलो खुद से कि हाँ नहीं मुझे ये वाला अच्छे से करना है। कैसे आप इसको रिवाइज करो कि किसमें कौन सी ट्रिक लग रही है, कौन सी ट्रिक नहीं लग रही है, ठीक है। देखो तारीख है, 5 देशों का समूह है जो कैस्पियन सागर के आसपास घिरा हुआ है। अब देखो इसका मतलब TARI के, और यहाँ पे कजाकिस्तान की बात हो रही है, यहाँ पे कजाकिस्तान की बात हो रही है। ये जो के है यहाँ पे कजाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 3 नंबर तो सही है, तो जिसमें 3 नहीं है उसको काट दो। तो 1 3 और 4 सही हो रहा है, 1 3 और 4 सही हो रहा है, यानी एड्रियाटिक एल्बेनिया से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर हमने देख ही लिया कि स्पेन सागर कजाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावा 4 कौन सा, भूमध्य सागर मोरक्को। भूमध्य सागर कितने देशों से घिरा हुआ है, ये आपका होमवर्क है। कितने देशों से घिरा हुआ है भूमध्य सागर, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए जो रेड सी जो है ना, इसका फॉर्मूला था डेजी, ठीक है। क्या होता है, डेजी। तो यहाँ पे डी जिबूती को, ई इरिट्रिया को। अब यहाँ पे 2 देश बच गए एस से। तो ये अब आपका होमवर्क है कि लाल सागर जो है किन किन देशों की सीमा लाल सागर से लगती है, ठीक है। ये मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि गलत ही है, तो आप जैसे ही गलत करोगे इसमें 1 3 और 4 आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक सी की जब भी बात आएगी तो ब्लैक सी के साथ इसने उन्हें कौन सा दिया है, क्रोएशिया। और क्रोएशिया दिया गया है, जबकि ब्लैक सी का जो फॉर्मूला होता है वो बर्गर टी होता है जिसमें कहीं भी सी नहीं आता है। तो आप इसको 2 नंबर को भी अगर आप गलत करोगे तो भी यहाँ पे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो भी आपको वैसे सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यूपीएससी विद्यार्थी चैनल पर जाओ, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है कि सर्च बार में जाना है, लिखना है रेड सी, या इनमें किसी का भी ब्लैक सी, रेड सी, कोई भी लिखो। आपके पास वहाँ पे PDF भी अलग से आ जाएगी और वहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा लिखा हुआ, सब में ट्रिक लिखी हुई है, उसको पढ़ो रिवाइज करो। ये आपका एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अब आओ आगे। इनमें से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि म्यांमार और वियतनाम तो होंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे देश है भारत और चीन की तुलना में, ठीक है। और भारत में बात हो रही है, भारत का क्वेश्चन, और भारत की बात नहीं करोगे आप तो ऑब्वियस सी बात है ना कि गलत हो जाएगा, नहीं तो अनफेयर होगा ना। तो इसलिए निर्यातक सबसे बड़ा कौन है, भारत, और चाइना को भी बहुत बड़ी मात्रा में करता है। फिर वही वाली बात कि 5 स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पे, सारे तो सही नहीं होंगे सारे, और ऑप्शन में लिखा भी गया है सारे इसमें सही नहीं। टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, परेशान कर सकता है, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सियाचिन नुब्रा वैली में है ना, सियाचिन नुब्रा वैली में है ना, और ये रिपीट भी हो चुका है 2020 में, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि सियाचिन जो है वो कहाँ है, नुब्रा वैली में है, ठीक है। तो मतलब 4 नंबर सही है, ये गलत, ये गलत। अब क्या है, 1 नंबर सही, यानी बंदरपूछ कहाँ है, यमुना नदी पे, सियाचिन नुब्रा वैली, ठीक है। अब टेफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब 12 सिगरी चेनाब या मिलाप मदाकिनी वाली बात है। तो जो 12 सिगरी जो है वो किस पे है, ये जो हिमनद है किससे लिंक्ड है, 12 सिगरी चेनाब नदी से ये लिंक्ड है। ये वाला स्टेटमेंट सही है इसमें। तो 1 2 और 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसके साथ साथ क्रोम पे जाओ तुरंत, और मिलाम मंदाकिनी से नदी से संबंधित है, किसी और नदी से संबंधित है, ये आपका होमवर्क है।
देखो क्या होता है कि मैं बता दूंगा, मुझे बताने में इश्यू नहीं है, बट क्या हुआ कि आप जब तक खुद से याद नहीं करोगे ना, तब तक फिर मतलब एक्टिव लर्निंग इसी को बोलते हैं, वो याद होगा नहीं चाहे कितना ही करो, है ना। और फिर भाई देखो सीन क्या है, इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे आपको नहीं आ रहा है ना इसमें कुछ भी, जैसे आपको अब ठीक है, सियाचिन और नुब्रा वैली तो हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो जी भी है, और उससे तो स्टेटमेंट भी कट गए। अब सीन क्या है यहाँ पे, सीन ये है कि एक हमने तो सही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 12 सिगरी चेनाब और मिला मिलाम मदाकिनी, अब इन दोनों में जो वेल नोन है, या आपको लगता है कि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये वर्ड यूपीएससी में पहले आ चुका है, तो ऐसा जहां भी अगर आपको लगे ना, जैसे ही मतलब हिट हो जाए हाँ, मतलब ये चीज, आप वेल नोन स्टेटमेंट के साथ जाओ, ठीक है। तो चेनाब नदी बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये वेल नोन है, ठीक है। तो कोशिश करो कि उसी के साथ जाओ आप लोग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। जो हमने पढ़ा है हमने उसी के साथ जाना है, क्योंकि वेल नोन है एक तरीके से। हमने बार बार इस चीजों को एग्जाम एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में भी नहीं, यूपीएससी के होने वाले जितने भी एग्जाम है हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक दो चार सी हो जाएगा। टफ था बट अपन ने आराम से कर लिया। एक ही कोई आइडिया होगा किसी का तो बेटर, ठीक है, अदरवाइज जो वेल नोन है उसके साथ चले जाओ, सिंपल। अब यमुना है, वेल नोन ही है, कितना बार पढ़ा हमने। चेनाब भी वेल नोन ही है। मंदाकिनी वगैरह थोड़ा सा टफ रहता है, नहीं पूछी जाती है जनरली। अब मानस भी वेल नोन ही है। तो देखो कि एक दो और पांच साथ में आ रहे हैं कि एक दो ज्यादा साथ में आ रहे हैं, तो इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। अब दिया गया कि कार्बोफ्यूरेन मेथिल पैराथीन फोरेट और ट्राई एजोफोस के इस्तेमाल की आशंका से देखा जाता है रसायन किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। सॉरी। जो फोरेट है ना, वो चाय पत्ती जैसी होती है, चाय पत्ती की जैसी। और ये क्या होता है कि पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ये हार्मफुल होती है। तो जनरल इसको, लेकिन इसको डालने के बाद पौधे पौधे काफी ग्रोथ करते हैं इससे, पर होती काफी हार्मफुल है, ठीक है। तो ये